वर्क एनर्जी थ्योरम इन रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल वाले मोशन में भी हमने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था, जहां हमने बोला था वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सिमिलर तरीके से यहाँ भी एक इक्वेशन बनेगा। क्या इक्वेशन बनेगा देखो। अच्छा, वैसे तो हम लोग ये जो बात कर रहे हैं अभी फिलहाल फिक्स्ड एक्सिस के लिए बात कर रहे हैं, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन के केस में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस तरीके से वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता था ट्रांसलेशन वाले केस में, सिमिलर यहां भी बन जाएगा वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन कौन सी काइनेटिक एनर्जी? रोटेशनल वाली, रोटेशनल वाली। क्योंकि अगर आपने एक एक्सिस को फिक्स कर दिया तो बॉडी पूरा का पूरा प्योरली रोटेट करता है, तो हम सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ही लिखेंगे। अब किसी भी बॉडी का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखा जाता है कि रोटेशनल होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जिस तरीके से हाफ एम वी स्क्वायर किसी पार्टिकल के लिए होता है, किसी बॉडी के लिए ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से होता है काइनेटिक एनर्जी, उसी तरीके से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला हमने डिराइव भी किया था पहले स्टार्टिंग में, जहां हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव किया था वहीं पे। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस को के रोटेशनल वाला फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस के रोटेशनल वाला इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर दूंगा। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखिए एग्जांपल नंबर 1। सपोज करो एक रॉड है, एक हॉरिजॉन्टल रॉड है जिसका जिसको हमने यहाँ पे फिक्स्ड कर रखा है, मतलब फिक्स नहीं, हिंज कर रखा है। एक एंड पे हमने इसको हिंज कर रखा है। हिंज का मतलब इसी एंड के अबाउट ये घूम सकता है, रोटेट कर सकता है, ठीक है। ये गिवन रॉड एक यूनिफॉर्म रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l है। तो हम देख सकते हैं कि अगर मैं इस रॉड को यहां से रिलीज कर दूं, जैसे स्टार्ट करता है रोटेटिंग और एक ओमेगा गेन कर लेता है नीचे जाते जाते, है ना। सवाल ये है व्हेन रॉड बिकम वर्टिकल, व्हेन रॉड रॉड तो नहीं रॉड, व्हेन रॉड बिकम वर्टिकल, जब रॉड सीधी हो जाए, देन फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ, मतलब इन्होंने ओमेगा पूछा है जब रॉड वर्टिकल हो जाएगा तब। और क्या दे रखा है यहाँ पे इन्होंने इन्होंने ये भी बोल रखा है कि भाई यहाँ से इसको रिलीज किया गया, रॉड को हमने इसी हॉरिजॉन्टल पोजीशन से जस्ट रिलीज कर दिया। तो सबसे पहले तो ये सोचो कि रॉड नीचे आएगा क्यों? क्या लगता है क्यों आएगा? क्यों ही नीचे आएगा रॉड? सॉल्यूशन, एक बार डायग्राम बनाओ फिर आपको पता चलेगा। क्या ग्रेविटी की वजह से रॉड नीचे आएगा क्या? लग तो रहा है। और किसकी वजह से आ सकता है सर? ग्रेविटी की वजह से ही आएगा। हिंज ला सकता है क्या? हिंज ना, वो तो रुका पड़ा है। अब देखो अगर आपने हिंज का फोर्स दिखा भी दिया तो हिंज का फोर्स एक इधर लगेगा एक इधर लगेगा, और ये हिंज का फोर्स मैं इसको एफ वाई बोल देता हूँ, इसको एफ एक्स बोल देता हूँ। जब रॉड हिंज के अबाउट रोटेट करेगा तो क्या हिंज कोई वर्क कर सकता है क्या? नो no. क्यों? क्योंकि हिंज तो उसी पॉइंट पे फिक्स है ना, वो तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कहीं गया क्या? ना। इसका मतलब हिंज कोई वर्क नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं कि ग्रेविटी किधर लग रहा है, ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा।
अच्छा, mg वर्क कर सकता है, क्यों? क्योंकि जैसे ही रॉड वर्टिकल होगा, देखो वर्टिकल वाले डायग्राम को एक बार बनाते हैं। जब रॉड वर्टिकल होगा ये वर्टिकल होता तो टेढ़ा भी हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? हाँ, जब रॉड वर्टिकल होगा तो हम ऐसा मान सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास मानना क्या है, दिख रहा है? सेंटर ऑफ मास यहां से चलते 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 कितना नीचे आ गया सेंटर ऑफ मास, ये देखो कितना नीचे आया, इतना डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस लेंथ का आधा है, इसका मतलब L/2। तो सेंटर ऑफ मास अगर L/2 से नीचे आया तो ग्रेविटी का वर्क डन तो आएगा। अब मैं अगर फॉर रॉड अगर डब्ल्यू ऑल बराबर डेल्टा के लिखो तो मैं यही बोलूंगा कि रॉड के ऊपर जितने भी फोर्सेस दिख रहे हैं सारे का वर्क डन बराबर होगा डेल्टा के। तो रॉड पे एक तो लगा हिंज वाला फोर्स और एक लगा ग्रेविटी वाला फोर्स, और यही किसके बराबर होगा, डेल्टा के रोटेशनल। क्योंकि हमने रॉड को इनिशियली रिलीज किया है, और अगर आपने रिलीज किया है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसका 0 होगा, ठीक है। और वर्क डन बाय हिंज फोर्स इज 0, पहले ही हमने कंक्लूड कर दिया है। तो देखो 0 प्लस ग्रेविटी का वर्क डन mg/h के बराबर होता है, क्योंकि mg भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे L/2, तो प्लस का हो जाएगा mg/L/2 इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। मैं मान लेता हूं कि जब रॉड वर्टिकल हुआ तब इसने एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा गेन कर लिया, जबकि ओमेगा इनिशियल कितना था, 0। तो आप जब फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखोगे ना तो क्या लिखोगे, हाफ आई, आई किसके अबाउट, हिंज के अबाउट, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस 0, इनिशियल ओमेगा 0 है इसलिए। तो यहां से अगर थोड़ा सा रीअरेंज करोगे, सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक एल चला गया, बाई 2 चला गया, ये तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 3g/L आ रहा है। इसका मतलब ओमेगा कितना आया, ओमेगा आया √3g/L। ये आया है ओमेगा व्हेन रॉड बिकम वर्टिकल। ओके, तो आपने देखा कि डब्ल्यू ऑल बराबर डेल्टा की हम किस तरीके से किसी रिजिड बॉडी के लिए अप्लाई करते हैं। अच्छा, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में मैं तो कहता हूं नोट करके लिख लो, इन फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन वर्क डन बाय हिंज इज 0, इसको लिख लो नोट करके, ये हमेशा ही सत्य है अगर फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। तो इन फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन वर्क डन बाय हिंज या हिंज फोर्स बोल लो, हिंज इज 0। इसका मतलब ये हुआ कि हिंज के अबाउट, हाँ सॉरी, हिंज के अलावा जो भी फोर्सेस दिख रहे हैं उनका वर्क डन लिखो। और मैं आपको बता दूं मोस्ट ऑफ द केसेस में ग्रेविटी ही होगा जो वर्क कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा बताओ, अगर मैं पूछूं आपसे कि इसमें कुछ और कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, एक चीज ये बताना है आपको कि फाइंड स्पीड ऑफ, ओनली इतना ही पूछा है, बी पार्ट इसका करो, फाइंड स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास का स्पीड पूछा है, कैसे निकालेंगे? देखो फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में मैंने बहुत बार स्ट्रेस दिया इस पॉइंट पर कि जब भी रोटेशन होता है ना सारे के सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं। तो देखो ये जो रॉड है, इस रॉड का ये वाला देखो, ये तो हिंज है, इस पॉइंट का वेलोसिटी टेंजेंशियल होगा क्योंकि रॉड के पास ओमेगा एस है, और ओमेगा हमने निकाल लिया।
तो ये जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा ये आर इंटू ओमेगा के बराबर आएगा, और ये आर किसके बराबर है, L/2। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू होगा आर इंटू ओमेगा। ओमेगा कितना है, ओमेगा है √3g/L। ये थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो ये बन जाएगा √3g/L/4। 3g/L/4 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रहे ये लीनियर स्पीड है, ये लीनियर स्पीड है, मीटर पर सेकेंड में आएगा। और ये क्या था, रेडियन पर सेकेंड में आएगा। क्या सेंटर ऑफ मास के पास कोई एक्सेलरेशन है, क्या लगता है, सेंटर ऑफ मास के पास कोई एक्सेलरेशन है कि नहीं, सोचो, चेक करते हैं। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अगला पार्ट करो इसका, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सी पार्ट, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ। अच्छा आप ये तो समझ सकते हो कि जो सेंटर ऑफ मास है या रॉड के ऊपर कोई सा भी पॉइंट हो, वो सारे के सारे सर्कुलर मोशन ही कर रहे हैं, सारे के सारे पॉइंट्स सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। और सर्कुलर मोशन करने वाले पार्टिकल के पास दो टाइप के एक्सेलरेशन हो सकते हैं। पार्टिकल की बात कर रहा हूँ मैं। एक हो सकता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और दूसरा है सेंट्रीपिटल, AC और ET। अब हम तो ये भी समझते हैं कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ स्पीड की वजह से आता है, r⍵² या v²/r। तो देखो, जब रॉड वर्टिकल हुआ, जब रॉड वर्टिकल हुआ तो इसका जो सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट है, क्योंकि इसके पास एक वेलोसिटी है, इसलिए इस सेंटर ऑफ मास के पास सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन आएगा, AC। और उस AC की वैल्यू, उस AC की वैल्यू किसके बराबर आएगी, v²/r से लिख लेंगे। आप चाहो तो r⍵² से भी कर सकते हो, बात सेम ही है। तो v²/r, v वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास कितना निकाला आपने, √3gL/4। तो ये हो जाएगा √3gL/4 का स्क्वायर डिवाइड बाई L/2। r कितना है, r का मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये डिस्टेंस L/2 है ना। तो यहां से कितना बन जाएगा देखो, 3gL/4 इंटू L/2। यहाँ से 2 से चला गया, L से चला गया, मतलब L/2, 3g/2 आ जाएगा आंसर। मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 3g/2 के बराबर आएगा टुवर्ड सेंटर। क्या टेंजेंशियल कोई एक्सेलरेशन आएगा क्या रॉड के पास, सेंटर ऑफ मास के पास, सोचो। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए अगर बॉडी के पास अल्फा होगा, अगर बॉडी के पास अल्फा होगा तो AT आएगा। क्यों, क्योंकि AT बराबर होता है R अल्फा, और अगर अल्फा हुआ तो AT आएगा। फिर बताओ, जब रॉड वर्टिकल है उस टाइम पर अगर अल्फा पूछा जाए तो क्या कैलकुलेट किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। देखो कैसे, ये ने रॉड वर्टिकल बना दिया, ये रहा हमारा हिंज। अब हम देख सकते हैं कि जो mg लगेगा वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा अलोंग रॉड। यहाँ पे हिंज वाला फोर्स लगेगा, इसको Fy ले लो, इसको Fx ले लो। हमने ये तो सीख लिया अब तक कि हिंज वाले फोर्स को Fx Fy करके दिखाना ज़्यादा सेफर होता है, बेस्ट यही होता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वर्टिकल लग रहा है, हॉरिजॉन्टल लग रहा है, किस एंगल पे लग रहा है। तो Fx Fy मान लिया। तो बताओ, हिंज के अबाउट कोई टॉर्क आ रहा है क्या, भाई mg तो यहीं से पास कर रहा है, mg तो हिंज से ही पास कर रहा है। और अगर मैं हिंज फोर्सेस की बात करूं तो उनका तो टॉर्क आएगा नहीं, क्योंकि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर ही लग रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टॉर्क अबाउट हिंज इज 0, और यही रीजन है कि अल्फा 0 होगा। जिसमें फोर्स ही नहीं है उसका एक्सेलरेशन कैसे आएगा। और जैसे अल्फा 0 हुआ, मैंने ये कंक्लूड किया कि AT इज इक्वल टू R अल्फा से L/2 इंटू अल्फा से अगर देखोगे तो अल्फा तो 0 हो गया, AT कितना है 0। तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि ये जो अपना रॉड है
रॉड के सेंटर ऑफ मास को अगर आप देखोगे तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ एसी होगा और यही नेट एक्सेलरेशन के बराबर होगा। और ये किसके बराबर होगा? यहाँ पे लिखा है 3g/2। और ध्यान रहे अपवर्ड आ रहा है, ये अपवर्ड, डाउनवर्ड नहीं, अपवर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से देखा आपने कि हम किस तरीके से डब्ल्यू ऑल बराबर डेल्टा की अप्लाई करते हैं रोटेशन वाले केस में। और भी केसेस हैं, जैसे मान लो मैं इसकी बात करता हूँ। एक रॉड ऐसे रखा है, एग्जांपल नंबर 2 लिखो। कुछ एग्जांपल हमने और भी ले रखे हैं। हाँ, ये वाला एग्जांपल का पेपर। एक रॉड ऐसे, यहाँ पे हमने इसको हिंज कर रखा है। ठीक है, ये रॉड एक हल्का सा फोर्स दिया गया, जिसकी वजह से एक हल्का सा फोर्स दिया गया जिसकी वजह से ये रोटेट होना शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल देख देखो, ऐसे रॉड वर्टिकल था, किसी वजह से हल्का सा यहाँ पे फोर्स दिया जिसकी वजह से ऐसे इस तरीके से गिरना शुरू होता है, ऐसे। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि जब ये थीटा डिग्री घूम जाएगा, व्हेन रॉड रोटेटेड बाई थीटा डिग्री, यहां से रिलीज किया है। सवाल ये है कि व्हेन रॉड रोटेटेड बाई थीटा, ये डायग्राम में इन्होंने दिखा रखा है, फाइंड ओमेगा ऑफ रॉड, फाइंड ओमेगा ऑफ, या फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड, ये ऐसे पूछा गया। अब देखो इसमें भी सेम तरीका, डब्ल्यू ऑन इज इक्वल टू डेल्टा की रोटेशनल, यही हम अप्लाई करेंगे। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बताओ, सबसे पहले तो इसका सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ पे था, फिर घूमते 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 यहाँ पे आ गया। बस आपको एक ही चीज यहाँ पे पता करनी है कि सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आया, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जितना नीचे आया होगा ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी mg इंटू एच। सेंटर ऑफ मास कितना नीचे है उसी को देख देख के बता सकते हैं हम। और मैंने अभी एक नोट पॉइंट लिखवाया था आपको कि जो हिंज है, हिंज हिंज कोई भी वर्क नहीं करता फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन के केस में। तो यूजिंग यूजिंग ये लोग सॉल्यूशन लिख रहे हैं, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करें यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय हिंज प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू डेल्टा के रोटेशनल। क्योंकि यहां पर भी हमने इसको रिलीज किया हुआ है, अगर रिलीज किया हुआ है तो ऐसे केस में ओमेगा इनिशियल कितना, 0। और यहां पे हमने मान लिया है, ये भी दिखाना है कि यहां पे आते आते इसने कुछ ना कुछ ओमेगा गेन कर लिया है, और यहां पे ओमेगा इनिशियल कितना था, 0। तो देखो सेंटर मास कितना नीचे है, इस वाले लेवल से इस वाले लेवल में चला है। तो अगर मैं टोटल हाइट निकाल लूं, तो ये तो L/2 है, सेंटर ऑफ मास L/2। ये डिस्टेंस कितना है, देखो ये टोटल है L/2, और ये एंगल बना थीटा। तो ये जो डिस्टेंस बनेगा ना, L/2 का कॉस थीटा बनेगा। क्या बनेगा, इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ। गड़बड़ हो जाएगा, चलो राइट साइड लिखता हूँ। ये कितना बन जाएगा, L/2 का कॉस थीटा। एक्चुअली थीटा ऊपर लिया हुआ है ना, इसलिए। तो ये वाली हाइट कितनी आएगी, हाइट आएगी टोटल लेंथ में से, अगर ये वाला लेंथ घटा दो तो ये वाला लेंथ आ जाएगा ना, इसको h बोल दो। तो h किसके बराबर है, h आ गया
L/2 माइनस L/2 इंटू कॉस थीटा, H बनेगा L/2। आप समझ पा रहे हो कि मैंने H क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि मुझे वर्क डन बाई ग्रेविटी पता करना है। तो देखो वर्क डन बाई, इसी वाले क्वेश्चन को यहाँ पे लिख रहा हूँ, वर्क डन बाई हिंज तो 0 हो गया, वर्क डन बाई ग्रेविटी पॉजिटिव का आएगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास अभी भी नीचे आ रहा है। कितना से नीचे है? H से। देखो mg इंटू एच, एच कितना है? L/2 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। रॉड किसके अबाउट रोटेट कर रहा है? एक एंड के अबाउट। इसका मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखोगे? ml² बाई 3। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस 0। भाई फाइनली अगर देखा जाए तो ओमेगा 0 था। बस इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। देखो ये m से m तो चला जाएगा, एक l कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा फाइनली? अच्छा 2 से 2 भी चला गया, ये बनेगा g 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू L ओमेगा स्क्वायर बाई 3। तो यहां से ओमेगा बन जाएगा √3g 1 माइनस कॉस थीटा। ओमेगा क्या बन जाएगा? ठीक है, ये बना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो 3g 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई एल। तो जब रॉड थीटा डिग्री से रोटेट कर जाएगा, उस टाइम पर अगर आपसे ओमेगा पूछा जाए तो उसका कैलकुलेशन हम इस तरीके से कर लेते हैं, √3g 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई एल निकल के आया। अब देखो ओमेगा निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि भाई जब रॉड थीटा डिग्री से घूम गया तब बताओ हिंज फोर्स कितना होगा। अब बिना ओमेगा के कैलकुलेट नहीं कर सकते आप, ठीक है। अच्छा बताओ, इसी क्वेश्चन में अगर मैंने आपसे पूछा होता कि व्हेन रॉड बिकम हॉरिजॉन्टल, हमने वर्टिकल से छोड़ा, जब रॉड हॉरिजॉन्टल बन गया, उस कंडीशन में अगर पूछा जाए कि ओमेगा क्या होगा रॉड का, तो क्या आप बता सकते हो? अरे इसी में अगर मैं थीटा को 90 डिग्री रख दूं, थीटा को 90 डिग्री, तो क्या आंसर आ जाएगा? सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि जब ये रॉड दोबारा से वर्टिकल होगा तब कितना उस कंडीशन में कितना ओमेगा आएगा, तो आप थीटा को कितना रखोगे? 180। तो जैसे 180 रखोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन एक काम करते हैं हम, एक इसका कर ही लेते हैं वर्जन कि भाई जब रॉड हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, इसका बी पार्ट लिखते हैं, व्हेन रॉड बिकम हॉरिजॉन्टल, व्हेन रॉड बिकम हॉरिजॉन्टल, check this, when rod become horizontal, find find its omega, find its angular speed। तो इनिशियल फाइनल दो कंडीशन बनाओ, आपको दिख जाएगा तुरंत। देखो जल्दी जल्दी आप खुद ट्राई कर सकते हो। ये इनिशियल कंडीशन है, फिर रॉड हॉरिजॉन्टल बन गया और इसी के अबाउट घूम रहा है रॉड, है ना। जब हमने रिलीज किया था तो ओमेगा 0 था, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, अब सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ गया और इस टाइम पर इसके पास ओमेगा कुछ ना कुछ आ गया, ऐसा मान लेते हैं। भाई जब हॉरिजॉन्टल हुआ यहाँ छोड़ा, जब हॉरिजॉन्टल हुआ तो रुक थोड़ी जाएगा, मतलब ग्राउंड के ऊपर है ना, ऐसे इस टाइप से। ऐसे केस में जरा बताओ कि सेंटर ऑफ मास कितना नीचे है? L/2। सेंटर ऑफ मास कितना नीचे है? यहाँ से घूमते 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 सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया। कितना डिस्टेंस से सेंटर ऑफ मास नीचे आ गया? L/2। इसका मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी mg इंटू L/2, सिंपल। और ग्रेविटी के अलावा कोई और वर्क कर नहीं सकता, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं W ऑल बराबर डेल्टा K में वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस mg इंटू L/2।
डेल्टा की कितना है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस जीरो। बस एक ही लाइन तो लिखना था। देखो m से n गया, 2 से 2 गया, l से एक l चला गया, तो ओमेगा कितना है, 3g बाई एल। मैंने आपको बोला था पिछले वाले इस वाले इक्वेशन में कि अगर इस वाले इक्वेशन में आप थीटा को 90 डिग्री रख दो, भाई अगर हमने इसी को थीटा बोला था ना, जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री रखोगे तो जीरो बन जाएगा, cos 90 जीरो, तो 3g बाई ये कितना आ जाएगा, सेम आंसर मिल जाएगा, सेम आंसर। तो मैं मान के चलता हूँ कि अब आप वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हो किसी भी रॉड या किसी भी रिजिड बॉडी के लिए। इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि अगर रॉड को मैं वर्टिकली ऐसे पकड़ के रखा हूँ, ऐसे लटक रहा है, ठीक है, ऐसे लटक रहा है, बोला है कि सेंटर मास को कितना स्पीड दूं, सेंटर मास को कितना स्पीड दूं, या बोला जाता है कितना ओमेगा दो रॉड को, सो दैट कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले। अब देखो, रिजिड बॉडी का वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने की बात चल रही है, बट इसमें भी वर्क डन में ऑल द फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही लगेगी। तो देखो करते हैं कैसे, ये वाला एग्जांपल भी कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3, और ध्यान से समझना इसको। आपने एक रिजल्ट याद कर रखा है कि सर लोअर मोस्ट पॉइंट पे अगर रूट 5gl हो और स्ट्रिंग वाला केस हो, तो पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेता है। फिर हमने देखा था कि अगर कुछ मासलेस रॉड हो, मासलेस रॉड, तब आप कहते थे सर कि लोअर मोस्ट पॉइंट पे अगर रूट 4gl भी दोगे तो सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेता है। वो वाला रिजल्ट डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पार्टिकल, यहाँ जो बॉडी है वो एक रिजिड बॉडी है, एक एक्सटेंडेड बॉडी है, पॉइंट पार्टिकल नहीं है। तो यहाँ हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे तभी आंसर आएगा। डायरेक्ट रिजल्ट वो वाला मत यहाँ पे चिपका देना, वरना गड़बड़ जाएगी। तो देखो क्वेश्चन ये है कि ये हमने हिंज कर रखा है एक रॉड को, ये रॉड अभी लोअर मोस्ट पॉइंट पे से इक्विलिब्रियम में ऐसे लटका हुआ है, लाइक दिस। यहाँ पे आपको ओमेगा देना है, इतना ओमेगा देना है कि ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले। कितना ओमेगा दे, तो मान लेते हैं ओमेगा हमने कुछ दिया, और यही ओमेगा पूछा गया, ठीक है। सवाल क्या है, सवाल ये है, फाइंड फाइंड मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी given to rod so that it complete vertical circle, it complete vertical circle। तो आप समझ पा रहे हो, सवाल समझ पा रहे हो कि यहाँ पे कितना ओमेगा दूं कि ये पूरा घूम जाए, ठीक है। देखो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, सॉल्यूशन। इनिशियल कंडीशन फाइनल कंडीशन एक बार ड्रॉ कर दो, आपका काम आसान हो जाएगा। देखो ये है इनिशियल कंडीशन, और फाइनली रॉड कहां चला गया, ये रहा हिंज वाला पॉइंट, ये रहा हिंज वाला पॉइंट। पार्टिकल जो पार्टिकल नहीं, जो अपना रॉड है वो वर्टिकल, अगर हमें वर्टिकल सर्कुलर मोशन करवाना है तो हम इस बात को तो एग्री करते हैं कि रॉड अगर इस वाली पोजीशन तक पहुंच जाए, आप इतना स्पीड दो, इतना स्पीड दो, इतना ज्यादा स्पीड दो कि ये जस्ट इस वाले पोजीशन तक पहुंच जाए। अगर वर्टिकल वाले पोजीशन में पहुंच गया तो उसके बाद तो ये खुद ही आगे चला जाएगा। तो हमारा टास्क क्या है कि यहां पे ओमेगा इतना देना है सो दैट कि यहां पे जाके ओमेगा फाइनल जस्ट जीरो भी हो जाए तो चलेगा।
जस्ट जीरो भी हो जाएगा तो चलेगा। ये इनिशियल कंडीशन है। और ये फाइनल कंडीशन है। तो ऐसे में सोच के जरा बताओ कि सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर गया। हिंज से पहले L/2 नीचे था, अब हिंज से L/2 ऊपर है, तो सेंटर ऑफ मास टोटल कितना ऊपर गया। टोटल टोटल यहां से यहां तक गया। टोटल कितना गया, L/2 प्लस L/2। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करूं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या लिखूंगा, mg टू टोटल हाइट, सेंटर ऑफ मास जितना ऊपर गया होगा वो वाला टोटल हाइट। तो देखो W ऑल इज इक्वल टू डेल्टा के रोटेशनल, ध्यान दें। और W ऑल में मैंने बता दिया है कि हिंज तो वर्क करेगा नहीं, तो सिर्फ वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू डेल्टा के। क्योंकि यहां पे जो सेंटर ऑफ मास है वो ऊपर जा रहा है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे। भाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रहा है, जबकि डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। देखो सेंटर ऑफ मास यहां से यहां चला गया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसा आएगा, नेगेटिव। और कितना आएगा देखो, माइनस का mg इंटू L/2 प्लस L/2। सिंपली आप L/2 लिख सकते हो, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, ओमेगा फाइनल जीरो है ना, माइनस हाफ ml स्क्वायर बाई 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज इनटू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करना है। तो ये बन गया माइनस का mgl इज इक्वल टू बन जाएगा ये माइनस का 1/6 ml स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से m से m चला जाएगा, l से l चला जाएगा, तो ओमेगा बन जाएगा √6g/L। √6g/L बन जाएगा ओमेगा। अब यहीं पे हमसे अगर ये सवाल पूछा होता कि सेंटर ऑफ मास को लोअर मोस्ट पॉइंट पे कितना मिनिमम स्पीड दो कि रॉड वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर ले, क्या पूछा होता। ओमेगा मिनिमम तो ये आ गया, ओमेगा मिनिमम आ गया। अच्छा यहाँ पे आप एक सवाल ये पूछ सकते हो कि सर हमें कैसे पता कि ये ओमेगा मिनिमम है, क्योंकि हमने फाइनली जो काइनेटिक एनर्जी रखा है उसको जीरो रखा है, इसलिए ये मिनिमम बनेगा, है ना। इसका बी पार्ट कर लो। अगर ये पूछा होता कि फाइंड मिनिमम स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड minimum velocity, find minimum velocity given to center of mass, so that rod complete vertical circular motion, vertical circle। भाई ओमेगा तो पता ही चली गया, ओमेगा मिनिमम। अब इसी ओमेगा के करस्पॉन्डिंग वी नहीं निकल जाएगा क्या, सोचो। एक ऐसा रॉड, एक ऐसा रॉड जो कितने ओमेगा से घूम रहा है, √6g/L। तो उसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या लिखोगे, L/2 इंटू ओमेगा। ये डिस्टेंस कितना है हिंज से, L/2 है ना, ये बनेगा L/2 इंटू ओमेगा। तो क्या बन जाएगा, L/2 √6g/L। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये आ जाएगा, देखो L बचेगा और ये 4 बन जाएगा, तो 4 2 3 3/2, 3/2 GL। मतलब सेंटर ऑफ मास को लोअर मोस्ट पॉइंट पे अगर आपने √1.5 GL स्पीड दिया, पार्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा।
ध्यान रखिए सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूँ मैं। अगर लोअर मोस्ट पॉइंट का स्पीड पूछा होता तो उसका आंसर कितना था, √6 GL। इस वाले का स्पीड क्या था निकल के, इसको आप लिखते हैं √L/ओमेगा, सॉरी मान लो बी पॉइंट है तो वीबी क्या लिखते, वीबी लिखते L/ओमेगा, और L × √6G/L लिखते हैं तो ये √6GL आ जाता है ना। खैर हमसे सेंटर ऑफ मास का पूछा था तो √3/2 × GL। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमने किस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी का यूज करके वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अप्लाई किया है रोटेशन के केस में। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसी पर बेस्ड बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अभी आगे आप देखोगे, ये तो हमने एक सिर्फ रॉड के लिए सॉल्व किया है। रॉड ना हो के कोई और ऑब्जेक्ट होता तो बस उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाता, बस इतना ही फर्क पड़ता। उसका भी सेंटर ऑफ मास देख लेते, पैटर्न सेम है, पैटर्न सेम है, बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलता और सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बदल जाता है ना। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली वाली क्लास।